विद्यार्थियों, बेपाठ थर्ड योग दर्शन में चित्त भूमियों के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। चित्त भूमियाँ क्या होती है उसके बारे में जो है विस्तृत रूप से आज अपन चर्चा करेंगे। देखिए, योग दर्शन में जो योग का अर्थ लिया गया है वो है चित्तवर्ती निरोधय। योगस्य चित्तवर्ती निरोधय। इसका तात्पर्य क्या है कि चित्तवर्तियों का, वर्ती से तात्पर्य होता है विकार, चित्तवर्तियों का निरोध करना, चित्तवर्तियों को रोकना ही योग कहलाता है। और चित्त से तात्पर्य क्या होता है? चित्त से तात्पर्य होता है मन, बुद्धि और अहंकार। इनके समूह को हम चित्त कहते हैं। और चित्त जो होता है वो अत्यंत चंचल माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा मन जो है अत्यंत चंचल माना जाता है और वो कभी भी किसी एक विषय पर स्थिर नहीं रह पाता है। तो यहाँ चित्त से तात्पर्य जो लिया जाता है कि चित्त का तात्पर्य है मन, बुद्धि और अहंकार। इन तीन चीज़ों का जो समूह है उसे ही हम चित्त कहते हैं। और चित्त हमारा जो है वो जो अत्यंत चंचल माना जाता है, वो एक स्थान से निरंतर दूसरे स्थान पर चलता रहता है। अर्थात हमारा चित्त जो है कभी भी स्थिर नहीं हो पाता, निरंतर रूप से जो है चलायमान रहता है, चंचल रहता है। तो चित्त भूमि का तात्पर्य क्या है? चित्त भूमि के संदर्भ में चर्चा हम करेंगे। तो चित्तवर्ती के संदर्भ में हम बात कर रहे थे कि चित्तवर्ती का अर्थ तो क्या होता है? चित्त के विकार। और चित्त के विकार जो है चित्तवर्ती के अंतर्गत हम जब चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे, तो चित्तवर्ती जो है 5 प्रकार की मानी गई है। प्रमाण है, विपर्य है, विकल्प है, निद्रा और स्मृति। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे चित्तवर्ती में। हम यहाँ चित्त भूमि की बात कर रहे हैं। चित्त भूमि का तात्पर्य होता है मन की अवस्थाएं। मन की अवस्थाएं क्या है उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कि चित्त भूमि जो हमारे मन की अवस्थाएं हैं, जो मन हमारा जो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, कभी जो है स्थिर होता है, कभी एक विषय पर रहता है, कभी दूसरे विषय पर चले जाता है, कभी हमारा मन सत्व गुण से युक्त होता है, तो कभी रजोगुण से युक्त होता है, तो कभी तमोगुण से युक्त होता है, और कभी हमारा जो है मन स्थित जो एक विषय पर स्थित हो जाता है, एकाग्रचित हो जाता है, और कभी विषय में लीन भी हो जाता है। तो ये विभिन्न अवस्थाएं हैं हमारे चित्त की, जो बहुत सारी अवस्थाएं मानी जाती है, उसे हम चित्त भूमि के नाम से जानते हैं। तो कितनी प्रकार की चित्त भूमियाँ होगी, चित्त भूमियाँ कौन कौन सी है, इन सब के बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है चित्तवर्ती के चित्त भूमि के संदर्भ में देखेंगे कि चित्त भूमि क्या है, फिर उसके प्रकारों के संदर्भ में बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि योग का अर्थ होता है चित्तवर्तियों का निरोध, और चित्त का तात्पर्य होता है मन, बुद्धि और अहंकार। ये अत्यंत चंचल होते हैं, इनका निरोध करना परमावश्यक होता है। ये योग का जीवात्मा और परमात्मा का, जब तक ये जो है एकाग्रचित नहीं होगा, हमारा योग जो है, जब तक हम योग का पालन नहीं करेंगे तब तक जीवात्मा और परमात्मा का मिलन संभव नहीं है। इन दोनों का मिलन समझना आवश्यक होता है। योग का उद्देश्य जो है आत्मा को, योग का जो मूल उद्देश्य है वो आत्मा का अपना यथार्थ स्वरूप को जानना होता है। ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसको जानने के लिए योग की साधना की जाती है। तो योग का जो मूल उद्देश्य है कि आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को किस प्रकार से जाने, किस प्रकार से उसका यथार्थ स्वरूप उसे प्राप्त हो सकता है, वो कैसे उसको जान सकती है, उसके संदर्भ में देखेंगे। तो जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो जब चित्तवर्तियों का निरोध हो जाता है और हमारे सभी मानसिक विकारों का नाश हो जाता है, तो हमारे मन की अवस्था जो है एकाग्रचित हो जाती है। चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध होने के साथ ही हमारा मन जो है विषय के साथ में एकाकार होने लगता है। तो चित्त भूमियाँ क्या है? देखिए, चित्त की भूमियों की बात हम करेंगे। चित्त भूमियाँ क्या होती है? मन की अवस्थाओं को हम चित्त भूमि कहते हैं। मन की हमारी जो अवस्थाएं हैं उनको चित्त भूमि कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह भी कहते हैं कि चित्त की सहज एवं स्वाभाविक जो अवस्था होती है, चित्त की जो सहज
या स्वाभाविक अवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं? चित्त भूमि कहते हैं। तो मन की अवस्थाओं को या चित्त की सहज या स्वाभाविक जो अवस्था है उनको ही हम चित्त भूमि के नाम से जानते हैं। आत्मा को विषय की वस्तु का ज्ञान चित्तवर्तियों के द्वारा ही होता है, चित्त भूमियों के द्वारा ही होता है। आत्मा को अपनी जो अवस्था है, अपने विषय की वस्तु का जो ज्ञान है वो चित्त भूमियों के द्वारा ही होता है। इसमें चित्त इंद्रियों के माध्यम से, चित्त जो है हमारी जो इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती। चित्तवर्तियों के स्वरूप में ही चित्त भूमियों का आधार छिपा रहता है। चित्तवर्तियों का जो स्वरूप है उसमें ही चित्त भूमियों का आधार है। दोनों स्थिति स्पष्ट है कि चित्तवर्ती का तात्पर्य चित्त के विकार है और चित्त भूमि का तात्पर्य चित्त की अवस्थाएं मानी जाती है। तो चित्तवर्तियों का जो आधार, चित्त भूमियों का जो स्वरूप है, भूमियों का स्वरूप है वो चित्त विकारों पर, चित्तवर्तियों के आधार पर ही देखने को हमें मिलता है। तो यह योग दर्शन चित्तवर्ती, चित्तभूमि अर्थात मानसिक अवस्थाओं के भिन्न भिन्न रूपों में विश्वास करता है। योग दर्शन जो है चित्तभूमि अर्थात मानसिक अवस्थाओं के भिन्न भिन्न रूपों में विश्वास करता है। चित्त भूमियों के 5 प्रकार की बात हम करें। चित्त भूमि जो है 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले सिप्त है, मूढ़ है, विक्षिप्त है, एकाग्र है और निरुद्ध भूमि है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिप्त भूमि की। सिप्त भूमि, दूसरी है मूढ़ है, तीसरी विक्षिप्त है, चौथी एकाग्र भूमि है और निरुद्ध भूमि। ये देखिए 5 जो है मन की अवस्थाएं हैं जिसे हम चित्त भूमियों के नाम से जानते हैं। 5 जो है हमारे मन की अवस्थाएं होती है, हमारे चित्त की अवस्थाएं होती है जिसे हम चित्त भूमियों के नाम से जानते हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? पहली अवस्था जो है सिप्त भूमि का है, दूसरी जो है मूढ़ अवस्था है, तीसरी विक्षिप्त अवस्था है, चौथी एकाग्र है और 5वीं निरुद्ध भूमि है। प्रारंभिक 3 जो अवस्थाएं मानी जाती है वह समाधि के अनुकूल या ज्ञान के अनुकूल अवस्थाएं नहीं मानी गई है। जो ज्ञान की स्थिति जो प्राय मानी जाती है वो चौथी और 5वीं जो एकाग्र भूमि और निरुद्ध भूमि है, जिसे हम संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि के रूप में भी देखते हैं। तो प्रारंभिक जो अवस्थाएं हमारी है, जो सिप्त है, मूढ़ है, विक्षिप्त है, इसमें किसी में जो है सत्व गुण रहता है, किसी में तमोगुण देखने को मिलेगा, किसी में रजोगुण की प्रधानता हमें देखने को मिलेगी। हमारा मन जो है उस गुण के अनुरूप जो है स्थिर हो जाता है। तो यहाँ पर हम प्राय देख रहे हैं कि जैसा कि हम पहली बात करेंगे कि पहली भूमि जो है सिप्त है, जिसमें रजोगुण की प्रधानता देखने को मिलेगी। और रजोगुण के कारण क्या होता है कि हमारे मन की जो अवस्था है निरंतर बदलती रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर। अर्थात हमारा मन एक विषय पर केंद्रित हो ही नहीं पाता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, दूसरे से तीसरे स्थान पर जाएगा, ये निरंतर प्रक्रिया चलती है। मन जो है चलायमान है, मन जो हमारा क्रियाशील है, जो निरंतर जो है चलता हुआ हमें दिखलाई देता है। ये जो अवस्था है जिसमें रजोगुण की प्रधानता देखने को मिलेगी, ये जो अवस्था है ये सिप्त भूमि के रूप में जानी जाती है। तो हम प्राय 5 प्रकार की अवस्थाओं की बात कर रहे हैं जिसे हम चित्त भूमि या मानसिक अवस्थाओं के नाम से जानते हैं। और ये 5 जो मानसिक अवस्थाएं हैं वो सिप्त है, मूढ़ है, विक्षिप्त है, एकाग्र भूमि और निरुद्ध भूमि है। जिसमें पहली जो बात हम कर रहे थे सिप्त भूमि के संदर्भ में कि सिप्त भूमि का तात्पर्य क्या है और सिप्त भूमि के अंतर्गत जो है किस गुण की प्रधानता देखने को मिलती है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था कि सिप्त भूमि में किसकी, रजोगुण की प्रधानता देखने को मिलेगी। और रजोगुण की प्रधानता होने के कारण वो सदैव चलायमान होता है, वो निरंतर जो है चलता रहता है, एक विषय पर वो स्थिर नहीं हो पाता है। तो ये स्थिति जो है प्राय में देखने को मिलती है। सिप्त जो है चित्त की एक ऐसी अवस्था है, वह अवस्था है जिसमें रजोगुण का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें रजोगुण का प्रभाव रहता है। और जिस अवस्था में चित्त अत्यधिक
चंचल एवं सक्रिय रहने के कारण इधर उधर भटकता रहता है। मैंने कहा था कि इस अवस्था में जो है हमारा मन जो है एकाग्रचित नहीं होता, हमारा मन जो है निरंतर भटकता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, दूसरे से तीसरे स्थान पे जाता है, तीसरे से चौथे स्थान पर निरंतर चलता रहता है। ये जो क्रम है, निरंतर जो चलने वाला क्रम है, ये जो है रजोगुण का प्रभाव है, जिसके कारण ही ऐसा हमें देखने को मिलता है। हमारा मन किसी एक वस्तु पर स्थिर नहीं हो पाता। जैसे ही हम एक वस्तु देखते हैं, पुनः में दूसरी वस्तु दिखाई देगी तो हम दूसरी वस्तु की ओर भागेंगे, क्योंकि हमारा मन जो है अत्यधिक चंचल और चंचल होने के कारण वो स्थिर नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें रजोगुण का प्रभाव देखने को मिलता है। और रजोगुण चंचलता या सक्रियता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए वो निरंतर चलता रहता है। तो यहाँ पर यह चित्त की अवस्था जिसमें हमारा मन जो है सक्रिय रहता है और इधर उधर भटकता रहता है। योगी का ध्यान जो है किसी एक वस्तु पर केंद्रित नहीं हो पाता, अपितु वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर दौड़ता रहता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु की, दूसरी वस्तु से तीसरी वस्तु की, निरंतर दौड़ता रहता है। यह जो अवस्था है, ये पहली अवस्था है। यह अवस्था योग के अनुकूल नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि प्रारंभिक 3 जो अवस्था है, सिप्त है, मूढ़ है, विक्षिप्त है, ये ज्ञान के अनुकूल नहीं है। ज्ञान जो हमें मिलता है, मोक्ष की जो प्राप्ति योगी या साधक को होती है, या ज्ञान की प्राप्ति होती है, या दुखों से छुटकारा मिलता है, वो जो अवस्थाएं मानी गई है वो एकाग्र भूमि और निरुद्ध भूमि ही मानी जाती है। यहाँ जो है जो प्रारंभिक 3 भूमियाँ, 3 जो मन की अवस्था है, या तो वो सत्व गुण से होगी। सत्व गुण भी एक समय के लिए रहेगा, दूसरे समय में वो जो है दूसरा गुण प्रभावी हो जाता है। या रजोगुण होगा तो वो हमारा निरंतर चलता रहेगा, या तमोगुण होगा तो कोई भी कार्य हम नहीं कर पाएंगे, वरन एक जगह जो अज्ञान में अवस्थित हो जाएंगे। तो यहाँ जो पहली अवस्था हमारी है, जो सिप्त भूमि जो कहलाती है, वो योग के अनुकूल अवस्था नहीं मानी जाती, ज्ञान के अनुकूल अवस्था नहीं मानी जाती। इस अवस्था में इंद्रियों और मन का संयम का अभाव रहता है। ये जो अवस्था है, जो सिप्त भूमि है, इसमें हमारी इंद्रियां और मन संयमित नहीं रहता, मन हमारा संयम में नहीं रहता, वरन चलायमान रहता है, चंचल रहता है। इस अवस्था में स्वभावतः ये जो अवस्था है जिसमें चित्त जो है स्वभावतः अत्यंत अस्थिर होता है, और जिस चित्त में अतीन्द्रिय विषयों के बारे में हम जो चर्चा करते हैं, जो आंतरिक विषय हमारे हैं, अतीन्द्रिय विषय की विचारणा के लिए जितनी स्थिरता और बौद्धिक शक्ति की आवश्यकता होती है, उतनी इसमें नहीं होती, इस अवस्था में नहीं होती। इसमें रजोगुण की प्रभावशीलता के कारण, इसमें रजोगुण की प्रभावशीलता अत्यधिक रहती है, और रजोगुण की प्रभावशीलता के कारण सत्व गुण और तो तमोगुण दबे रहते हैं। तो पहली अवस्था है जिसमें सिप्त भूमि है, जिसमें रजोगुण का प्रभाव देखने को मिलेगा, और रजोगुण के प्रभाव के कारण वो निरंतर जो है चलायमान रहती है, क्रियाशील रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ती रहती है, कभी भी वो एक विषय पर केंद्रित नहीं हो पाती, और उसी के कारण योगी के अनुकूल अवस्था ये जो है, ज्ञान के अनुकूल अवस्था ये नहीं मानी जाती है। तो इस अवस्था में जो है ये रजोगुण का प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा, सत्व गुण और तमोगुण इसमें दबा रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 गुण जो है प्रत्येक स्थिति में देखने को मिलेंगे, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन किसी स्थिति में तमोगुण प्रभावशाली हो सकता है, तो किसी में रजोगुण प्रभावशाली होगा, और किसी में जो है सत्वगुण प्रभावशाली होगा। जो एक गुण प्रभावशाली होगा तो दूसरे गुण क्या हो जाएंगे, उसमें दबे रह जाएंगे, और उसके कारण जिस गुण की प्रधानता होगी उसी के कारण हमारा मन जो है, हमारा जो चित्त है, वो निरंतर रूप से कार्य करता रहता है। तो पहली जो मन की अवस्था मानी गई है वो सिप्त भूमि मानी गई है, और उसमें रजोगुण का प्रभाव देखने के कारण हमारा मन जो है अत्यंत चंचल होता है, और अत्यंत चंचल होने के कारण हमारी इंद्रियां, हमारा मन जो है संयम में नहीं रहता, और जिसके कारण हमारा मन निरंतर विषयों की ओर दौड़ता रहता है। तो ये पहली स्थिति है जिसमें हमारा मन जो है एकाग्र चित्त नहीं हो पाता। ये हमारे मन की अवस्था है, जिसे चित्त भूमि के रूप में जो है, सिप्त भूमि जो है पहली अवस्था के रूप में देखने को मिलती है। अगले वीडियो के अंतर्गत जो शेष जो चित्त भूमियां हैं, जो 4 भूमियां रह गई है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।